जब मैंने ड्यून पार्ट 1 कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी तब मेरे अंदर एक गुस्सा था कि ये चीज़ मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी, और देखता भी कैसे जबकि पार्ट 1 पोस्ट कोविड के बाद वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ था और इंडिया में 80% मल्टीप्लेक्स सर्विस में रिस्टार्ट भी नहीं हुए थे। तब से अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका पार्ट 2 थिएटर में देखना ही है। तो फाइनली मैंने देखा एक मास्टरपीस सिनेमा, ड्यून पार्ट 2। ड्यून पार्ट 2 एक ऐसी साइंस फिक्शन मूवी है जो आने वाले 10 या 15 साल के लिए सिनेमा मेकिंग का एक बेंचमार्क सेट करने जा रही है। इसके बाद जितनी भी साइंस फिक्शन वाली फिल्में आएंगी उन सबको ड्यून पार्ट 2 के बेंचमार्क से कंपेयर किया जाएगा। तो इसकी स्टोरी लाइन इतनी क्यों खास है? क्योंकि इसकी स्टोरी बेस्ड है इसकी ओरिजिनल नॉवेल ड्यून से, जो लिखी गई थी 1963 में, और ये नॉवेल आज तक की सबसे फेमस और बड़ी कामयाब साइंस फिक्शन वाली नॉवेल है। और यहाँ तक कि गेम ऑफ थ्रोन, स्टार वॉर्स, वाइकिंग जैसे सीरीज के मेकर्स भी इसके ओरिजिनल नॉवेल से इंस्पायर थे। स्टोरी लाइन साइंस फिक्शन वाले होने के बावजूद भी हम इसकी स्टोरी से जल्दी अटैच हो जाते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, रिलीजियस बिलीव्स, होप और रेगिस्तान से भरे पड़े प्लैनेट पे इंसानी सभ्यता की अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक कोशिश, बस यही ड्यून 2 की कहानी है। इन सारे पॉइंट्स को कहानी में इतना यूनिक और रियलिस्टिक तरीके से बताया है कि आप इसे स्क्रीन पर फील करते हैं। डायरेक्टर ने मूवी में इतनी मजबूत कास्टिंग की है कि मानो ये एक्टर्स मूवी के इन्हीं कैरेक्टर को निभाने के लिए बने हुए थे। उनकी जगह और दूसरे किसी को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वही टिमोथी शैलामेट ने अपने करियर का सबसे बड़ा रोल किया है। जब भी ड्यून सीरीज में लिसाल अल गईब यानी अटेडिस सल्तनत का खूबसूरत राजकुमार का जिक्र होता है तो टिमोथी शैलामेट का चेहरा और उसकी परफॉर्मेंस हमें याद रहेंगी। उसके साथ ही जेंड्रिया ने कमाल की एक्टिंग की। कई सीन में तो उनके डायलॉग है ही नहीं, उन्होंने अपने आंखों से एक्टिंग की है। मूवी का डायरेक्शन डेनिस विल्नोव ने किया है, जो कि एकदम कमाल का है, जो ड्यून की कहानी को लार्जर देन लाइफ तरीके से स्क्रीन पर उतारते हैं। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, परफॉर्मेंस में ये मूवी सुपर तो है ही, बट इस मूवी को कंप्लीट मास्टरपीस दो चीज़ें बनाती है, और वो है इसका आंखों को चौंका देने वाला वीएफएक्स और हिला देने वाला बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक। इतना रियलिस्टिक वीएफएक्स बहुत सालों बाद किसी मूवी में देखा है। सीजीआई सीन में रियलिस्टिक लाइटिंग भी कमाल की है। हैंस जिमर की साउंड एडिटिंग इतनी खतरनाक है कि मूवी में अराकिस प्लैनेट में रेत के दानों की भी आवाज़ थिएटर में सुनाई देती है। सो लिख के ले लो, अगले साल तो ऑस्कर में हैंस जिमर को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक का ऑस्कर मिलना तो पक्का है। उसके साथ साथ बेस्ट वीएफएक्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले के लिए भी ऑस्कर पक्का है। बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक तो इतना शानदार है कि जब जब राइज अप सीन में बजता है तब मानो ऐसा लगता है कि हम मानो खुद अराकिस प्लैनेट के रेगिस्तान के जंग के मैदान में खड़े हैं। इतने शानदार मूवी होने के बावजूद भी अगर मूवी कहीं आपको साइलेंट या बोरिंग लगती है तो मान लो अब तक आपने फिल्म मेकिंग या वर्ल्ड क्रिएटिव सिनेमा के बारे में कुछ भी नहीं जाना है। आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं तो इसे आईमैक्स की स्क्रीन पे एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जब तक ये मूवी थिएटर में लगे आपके सिटी में जाके उसे 70 mm की स्क्रीन पे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ थिएटर की 70 mm की स्क्रीन पर ही एक्सपीरियंस किया जाता है। ऐसे अमेजिंग मूवीज़ के बारे में जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, द मूवी मैट्रिक्स।